जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। जिस प्रकार से तेज लहरें नाविक की कुशलता को दर्शाती है, उसी प्रकार से आर्थिक स्थिरता अस्थिरता हमारी नीतियों की कुशलता को दर्शाते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल बैंक जो है, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो किस प्रकार से इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और ग्रोथ यानी विकास को किस प्रकार से नियंत्रित करता है। कौन? आरबीआई। आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर आपको दो चीजें लिखी दिख रही होंगी। एक यहां पर आपको रेपो रेट लिखा दिख रहा होगा और दूसरा यहां पर आपको न्यूट्रल लिखा दिख रहा होगा। अब रेपो रेट क्या होता है, कैसे कार्य करता है, यह भी आगे तो हम लोग देखेंगे ही। अभी के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी और उन्होंने क्या निर्धारित किया कि जो रेपो है उसको अनचेंज ही रखा। अनचेंज मतलब कि जो पहले रेपो रेट चल रहा था, दरों को सामान्य ही रखा गया है। तो पहले कितना था? 5.25% ही था, तो इतना ही अभी भी रखा गया है। मतलब अभी भी रेपो रेट इतना ही है। होता क्या है अभी आगे हम लोग देखेंगे। इससे हमको क्या पता चला कि जो इनका नीतिगत रुख है, किसका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नीतिगत रुख कैसा है? न्यूट्रल है। जाहिर सी बात है ना कि अगर जो रेपो रेट उन्होंने चेंज नहीं किया तो इनका इंस्टांस कैसा होगा? इनका एक न्यूट्रल, एक तटस्थ ही रूप देखने को मिलेगा कि जो चीजें चल रही थी, जैसा रेट चला था वो रेट वैसा ही चलेगा, चलता रहेगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। तो जैसा अभी हम लोग देखें कि जो रेपो रेट है उसको निर्धारित किसने किया था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम यही है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 6 लोग होते हैं और इन 6 मेंबरों में 3 लोग आरबीआई से होते हैं। मतलब इसमें 3 लोग आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 लोग कैसे होते हैं? इनको सरकार नियुक्त कर रहे होते हैं। मतलब 3 लोग सरकार की नियुक्ति से आते हैं और 3 लोग आरबीआई से आते हैं। ये मिला के कितने लोग बनते हैं? 6 लोग। और ये पूरा क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और इन्हीं की बैठक से क्या निर्धारित होता है? रेपो रेट निर्धारित होता है। अब ये जो अपना डिसीजन लेते हैं, इनका डिसीजन का बेसिस क्या होता है? तो इनके जो डिसीजन होते हैं ये मेजॉरिटी वोट्स पे लिए जाते हैं कि कोई भी XYZ नीति है तो उसको रखना है कि नहीं रखना है, तो हाँ या ना इनके मेजॉरिटी वोट से ये चीज डिसाइड होती है। अब हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी आप सभी ने उपयोग किया ही होगा और हम सब ये जानते हैं कि करेंसी कहां से आती है। तो करेंसी हम बैंक से लेते हैं जनरली, या रोजमर्रा इधर से उधर हम पास ऑन करते हैं। छापता कौन है? तो इसको आरबीआई छाप रहा होता है। अब आरबीआई का क्या सिर्फ काम करेंसी छापना ही है? नहीं। तो आरबीआई का करेंसी छापने के साथ साथ एक और प्रमुख कार्य है बैलेंस बनाना। किसके बीच में? इन्फ्लेशन के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। अब ये इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति होती क्या है? तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति होती है कि कोई भी गुड्स और सर्विस जो होता है, उस गुड्स और सर्विस में टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब समय दर समय उनके प्राइस में कितनी वृद्धि हुई, तो इसको हम समझते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। मिसाल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कलम है और आज इसकी कीमत 5 रुपए है। आने वाले वर्ष में, मतलब अगले साल, इसकी कीमत 6 रुपए हो जाएगी। तो इसका जो फंक्शनैलिटी है वही है, ये सेम काम करेगा, लिखने का ही कार्य करेगा। तो इस वर्ष ये कितना है? 5 रुपए का। अगले वर्ष ये हो जाएगा 6 रुपए का। तो ये 5 से 6 हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इन्फ्लेशन को। जो 5 से 6 हुआ है ये इन्फ्लेशन होता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं एक और टर्म लिखा हुआ है सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो इसको जनरली हम देखते हैं इंडेक्स को एक टोकरी जैसा मान लेते हैं। उस टोकरी में अपने जरूरत के सामान रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेवल करना तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, आपकी रोजमर्रा की चीजें आ जाएंगी और उस पूरी टोकरी को देखा जाएगा कि इस वर्ष उसका कीमत कितना है और अगले वर्ष उस टोकरी का कीमत कितना है। तो इसी को हम बोलते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन की। अगर जो इस वर्ष वो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में कि 100 रुपए की टोकरी बन रही है, तो अगले साल वही सेम टोकरी अगर जो 120 की बन रही होगी, तो वहां पर हम इन्फ्लेशन देखेंगे। कितना इन्फ्लेशन देखेंगे? 20 रुपए का इन्फ्लेशन देखेंगे। तो आरबीआई का मुख्य काम इसमें और उद्देश्य क्या देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन के बीच में और इकोनॉमिक के ग्रोथ के बीच में इनको क्या करना है? स्टेबिलिटी लानी है। मतलब नोट तो छापेंगे छापेंगे, साथ में ये भी इनका प्रमुख गोल है। किसका? आरबीआई का। अब यहां से बात ये आती है, एक सिनेरियो को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप लोगों को बैंक दिख रहा होगा और बैंक के साथ साथ यहां पर आपको कतारबद्ध लोग भी दिख रहे होंगे। अब यहां खड़े क्यों हैं? तो बैंक कोई क्यों जाएगा? फोटो खिंचाने तो जाएगा नहीं। बैंक जाएंगे यहाँ बेसिक लोन लेने के लिए। तो कैसा लोन होगा? होम लोन की बात करेंगे या कार लोन इत्यादि की बात करेंगे। अब ज्यादा लोग अगर जो लोन की डिमांड करेंगे तो उस स्थिति में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो बैंक का पैसा है, जो कॉमर्शियल बैंक है, उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, तो ज्यादा लोग लोन मांगेंगे, ज्यादा लोग पैसे के लिए आएंगे, तो जो डिमांड ऑफ कैश होगा, जो नकदी होगी, वो खत्म होगी या कम होने लगेगी। अब इस स्थिति में बैंक दो कार्य कर सकते हैं।
पहला कार्य कि लोगों के बीच में आके बता दें कि खत्म, पैसा खत्म हो गया। दूसरी स्थिति क्या होती है कि वो अपने से बड़े के पास जाएं और बताएं कि पैसा खत्म है, मुझे और पैसे चाहिए। अब पहली स्थिति करना तो इसलिए थोड़ा उचित नहीं है क्योंकि लोगों के बीच में केओस क्रिएट हो जाएगा कि लोग अस्थिरता वाली स्थिति में आ जाएंगे कि पैसे नहीं पैसे नहीं, हाय हाय सब एकदम, और दिक्कत हो जाएगी। उस स्थिति में क्या करेंगे, ये अपने बड़े के पास जाएंगे, किसके पास, आरबीआई के पास, कि दादा पैसा खत्म है। अब दादा पैसा खत्म है तो दादा क्या कहेंगे, कितना चाहिए ले जाओ, पर उसकी शर्त बोल देंगे। जैसे क्या होगा कि बैंक बोलेगा कि पैसा खत्म है, तो जो दादा है इनके आरबीआई वो कहेंगे कि पैसा ले जाओ, पर उसकी एक शर्त है। उसकी क्या शर्त होगी कि जो भी पैसा ले जाना है ले जाओ, लेकिन इंटरेस्ट रेट, मतलब भाईचारा अपनी जगह है लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब जो पैसा बैंक लेगा, कॉमर्शियल बैंक लेगा, किससे, आरबीआई से लेगा, उसके लिए वो इंटरेस्ट पे करेगा। उसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हमको दो चीजें और याद रखनी है कि जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लोन्स के लिए होता है। शॉर्ट टर्म का लोन किसको बोल सकते हैं कि 7 दिन 14 दिन इत्यादि के लिए अगर जिनको लोन चाहिए होगा, तो मतलब दादा से अगर जो पैसा चाहिए होगा तो क्या करेंगे, ये 7 दिन 14 दिन इत्यादि के लिए, तो फिर ये रेपो रेट पे पैसे पाएंगे, मतलब वो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि इनको कुछ चीजें गिरवी भी रखनी पड़ेगी, कोलेटरल देना पड़ेगा। तो किसको कोलेटरल देंगे, तो जो ज्यादा स्टेबल चीज होगी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जनरली ज्यादा स्टेबल हम लोग मानते हैं, तो वो एज अ प्लेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहां पर अगर जो अपना एग्जांपल रख दिया जाए कि मैं मान लीजिए एक बैंक हूं और मेरे दादा आरबीआई है, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई आरबीआई है, तो मुझे 20 रुपए अगर जो चाहिए तो मैं उसको 20 रुपए का, मान लीजिए मेरा ये कलम अब 20 रुपए का हो गया, तो मैं अपना कलम इनको दे दूंगा कि एक कोलेटरल रख लीजिए 20 रुपए का और मुझे 20 रुपए दे दीजिए। कल मैं 20 रुपए पे आपका 1 रुपए इंटरेस्ट मतलब 21 वापस करूंगा और ये अपना कलम वापस ले लूंगा। तो ये बात है रेपो रेट की, मतलब ऐसी ही व्यवस्था चलती है और ये टर्म शॉर्ट टर्म होता है। तो इसमें हमको 3-4 टर्म याद रखने, कौन कौन सा का जो रेपो रेट आता है। तो पहला तो रेपो रेट याद ही रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इंटरेस्ट होता है। कैसा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब जिज्ञासा वाला इंटरेस्ट नहीं, यहां पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट है। जिस इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलेगा, किसको, कॉमर्शियल बैंकों को, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये चीज याद रखेंगे। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज में याद रखेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होगी कि इनको गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेस करनी पड़ेंगी, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई के लिए। इसके बाद क्या स्थिति आती है कि सामान्य स्थिति और भविष्य की स्थिति। जैसे कभी कभी आपके मन में भी आता होगा कि आखिर आम को आम क्यों कहते हैं, दाम को दाम क्यों कहते हैं। तो ऐसे मन में आ सकता है कि रेपो को रेपो क्यों कहते हैं। तो रेपो क्या होता है, ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। अब रीपर्चेज एग्रीमेंट मतलब पुनः खरीद समझौता। अब इससे हम क्या समझते हैं, इसको भी हम लोग देख ही चुके हैं कि जैसे बैंक जो होता है क्या करेगा, जब इसको पैसे चाहिए तो बॉन्ड्स करेगा, जो कोलेटरल होगा वो देगा। अब ऐसा नहीं है कि जो पैसा ले लिया अब यहीं पे इसका मामला खत्म हो गया, इसने रेपो दर पे पैसा लिया, मतलब इसने रीपर्चेज करने की बात की कि आज आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझसे कुछ गिरवी ले लीजिए, कल को मैं क्या करूंगा, आपसे जो पैसे लिया हूं वो तो दूंगा ही दूंगा, आपने जो इंटरेस्ट दिया है, जो ब्याज लगा है वो ब्याज भी आपको दूंगा, और साथ ही साथ जो आपको मैंने कुछ गिरवी रखने के लिए दिया था वो मैं आपसे वापस ले लूंगा। तो इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो जो रेपो होता है इसका मतलब ही होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो आम को आम क्यों कहते हैं और दाम को दाम ये तो नहीं पता, पर रेपो को रेपो क्यों कहेंगे ये हम लोग जान गए हैं। अब यहां से आगे हम ये देखते हैं कि अगर जो रेपो के रेट में घटोतरी कर दी जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए, दोनों स्थिति देखा जाएगा यहां पर। तो पहले हम यहां पर क्या देखेंगे, रेट को हाइक किया जाएगा। कौन से रेट को हाइक किया जाएगा, रेपो की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जो एक, समझने के लिए मिसाल तौर पर इसको समझाया जाएगा कि अगर एक अनार है और 100 बीमार हैं तो क्या होगा, अनार की कीमत ज्यादा हो जाएगी। पर अगर जो एक अनार है और 20 बीमार हैं, अब ये स्थिति लाई कैसी जाएगी, अब ये स्थिति ऐसी लाई जाएगी कि अगर जो अनार की जो कीमत है वो अनार की कीमत ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए चक्कर आ रहा है, तो चक्कर आने पर लोग क्या करते हैं, अनार खरीदने लगते हैं। किस स्थिति में, अगर जो उनके पास उतना मूल्य है, उतना पैसा है, पर अगर जो उनको पता है कि नहीं अनार हमारी पहुंच से ऊपर है, महंगा है, तो अब चक्कर आएगा तो कहेंगे नहीं अनार नहीं, नींबू पानी से भी काम चला लेंगे, कहेंगे नहीं नींबू पानी का घोल बना के पिया जाए, चक्कर रुक सकता है। तो वो स्थिति हम क्या देख रहे हैं कि पैसे कम होंगे, चीजों की कीमत ज्यादा होगी। किस स्थिति में, अगर जो एक अनार के लिए 100 बीमार होंगे, मतलब जब ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। ये तो मिसाल की बात थी, अब इसको यहां पर समझ लेते हैं कि अगर जो ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उस स्थिति में क्या करेगा, आरबीआई रेट बढ़ा देगा। क्या रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5 से 6% कर दिया।
अब इसमें हम क्या देखते हैं कि 10 रुपए, जैसे अभी मुझे 20 चाहिए थे और 20 के लिए मैं 21 दे रहा था। अब अगर जो 20 रुपए के लिए मुझे 25 रुपए देने पड़े या 22 रुपए देने पड़े, तो हो सकता है मैं एक बार के लिए वो वाला काम टाल दूं जो मुझे उधार लेके करना था। हम लोग ईएमआई का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम लोग लोन्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, पर अगर जो हमको इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा, जैसे अगर हमको ये पेन लेनी है और मेरे पास अभी मान लीजिए 30 रुपए नहीं है, अब मैं 30 रुपए किसी से उधार लूंगा, वो कोई ब्याज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 35 रुपए की बात हुई कि आप मुझे आज 30 दीजिए, मैं कल आपको 35 दूंगा क्योंकि मुझे इस कलम की आवश्यकता है। अब बात होती है कि मैं उससे 30 ले रहा हूं और वो मुझसे 40 बोल दे कि नहीं आप मुझे 40 वापस कीजिएगा, 10 मतलब वो 10 रुपए एज ए इंटरेस्ट लगा रहा है। उस स्थिति में मैं सोचूंगा कि क्या इस कलम का कोई विकल्प है या इसको अभी मैं नहीं ले रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। तो ये स्थिति क्या होती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए होती है। कब? जब ये रेपो रेट को ज्यादा कर देते हैं। कौन ज्यादा करता है? आरबीआई ज्यादा कर देगा। तो इस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि बैंक क्या है, वो एक्सपेंसिव मनी, मतलब जो बैंक को लोन लेना होगा वो लोन महंगा पड़ जाएगा। अब क्या होगा, जो कस्टमर को लोन मिल रहा है, जो अभी हम लोग देखे थे कि लाइन में लोग लगे थे, कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हुए थे, उनको लोन महंगा पड़ेगा। अब लोन महंगा पड़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो क्या होगा कि कम पैसा मार्केट में जाएगा, और जब मार्केट में कम पैसा जाएगा तो इस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन होगा वो कम हो जाएगा, जो मुद्रास्फीति होगी वो घट जाएगी। इसके बाद की अगर जो हम कंडीशन देखें, अब क्या है कि रेट को बढ़ाया जाए, मतलब रेट को कट किया जाएगा। यहां पर हम लोग देखे थे कि रेट को हाइक किया गया था, बढ़ाया गया था, कहां पर? इस स्थिति में। तो जब रेट को बढ़ाया गया तो वहां पर हमने क्या देखा था कि इन्फ्लेशन घटा था। अब ये वो स्थिति होती है कि एक अनार और 200 बीमार हो जाते हैं। अब एक अनार के लिए 200 बीमार कैसे होंगे कि अब मैं चलते चलते लड़खड़ा गया तो मैं अनार खाऊंगा। कहने का सेंस है कि अब अनार मेरे लिए अफोर्डेबल है, अब मेरे पास पैसे आ गए। अब ये पैसे आए कैसे? ऐसे आए क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को क्या कर दिया, घटा दिया। रेपो रेट को आरबीआई घटाएगा तो बैंक जो पैसे देगा वो सस्ते दरों पे बैंक को पैसे मिलेंगे। तो जब सस्ते दर पे बैंक को पैसे मिलेंगे तो लोगों को वो पैसे बांटेगा और सस्ते दरों पे ही बांटेगा। उस स्थिति में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कस्टमर लोन होते हैं ये सस्ते हो जाएंगे। अब जब कस्टमर लोन सस्ते होंगे, अब मान लीजिए यही कलम की वापस से हम मिसाल देखिए, तो 30 का कलम अब ये मुझे 31 का ही पड़ रहा है, तो मैं 2 कलम लेने की कोशिश करूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे 2 ही रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो मैं 60 ले रहा हूं। तो और यहां पर क्या देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ेगा, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि जीडीपी में ग्रोथ दिखेगा, बूस्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब लिक्विडिटी, तरलता से यहां पर क्या आशा है कि मार्केट में पानी बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। यहां पर लिक्विडिटी से अर्थ है कि मार्केट में कैश बढ़ जाएगा, मार्केट में धन ज्यादा हो जाएगा। किस प्रकार से आएगा? इस फ्लो में बहते हुए आएगा। तो उसको हम लिक्विडिटी या तरलता बोलते हैं, किसको? धन को, मार्केट में। तो हमको ये बात याद रखनी, फिर इससे क्या होगा कि हमारा ग्रोथ बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब हम नॉर्मल मैट्रिसेस की बात कर लें कि अगर जो रेट क्या है, इंक्रीज। अब यहाँ किस रेट की बात हो रही है, तो हम लोग रेपो रेट की बात कर रहे हैं, तो रेपो ही है। अब रेपो रेट अगर जो बढ़ेगा तो क्या देखने को मिलेगा, जो मार्केट लिक्विडिटी है या जो तरलता है वो घटती हुई नजर आएगी। कैसे घटेगी हम लोग देख चुके हैं। फिर इन्फ्लेशन जो होगा, इन्फ्लेशन भी क्या करेगा, कंट्रोल्ड होगा, घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहीं पे तो हम लोग देखे थे एक अनार 100 बीमार से एक अनार 20 बीमार पे आ गए थे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन होगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा पैसे मार्केट में नहीं है, चीजें ज्यादा बिकेंगी नहीं, तो थोड़ा पैसे का लेन देन कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमको कम देखने को मिलेगा। अब रेपो रेट अगर जो घटा दी जाए, उस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी घटेगा। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर जो घटेगा, किसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा? बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा, तो लोगों को भी सस्ते दरों पे देगा। अब यहां पर क्या होगा कि मार्केट में तरलता ज्यादा होगी, तरलता ज्यादा होगी तो हमको रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन दिखेगा, और साथ में हमको क्या दिखेगा, एक्सपेंड दिखेगा, किसमें? जीडीपी में बूस्ट देखने को मिलेगा। ये थी रेपो की कहानी। अब अगर जो इसी का उलटफेर बात कर लिया जाए, अब क्या स्थिति आए कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पास ज्यादा पैसे हो जाए। इस स्थिति में ज्यादा पैसे, देखिए यहां पर आप देख भी रहे होंगे कि ग्राहक ज्यादा है नहीं लोन की डिमांड के लिए, और इनके पास इतना पैसा हो गया, ये देखिए नोट भर रहे हैं। बोरा लाया होता तो मैं भी भरने की कोशिश जरूर करता यहाँ पर। अब इस स्थिति में करेंगे क्या? देखिए रख ही नहीं पा रहे, संभाल ही नहीं पा रहे, तो अब ये क्या करेंगे, फिर ये जाएंगे किसके पास? दादा के पास, कि दादा पैसा ज्यादा हो गया, अब क्या किया जाए। तो दादा पैसा ज्यादा हो गया तो दादा क्या बताएंगे कि ठीक है मैं आपको 2 सुविधाएं दूंगा। इनके दादा बोले कि मैं अब आपको 2 सुविधाएं दूंगा, आपका पैसा ज्यादा है उसको मैं नॉर्मल कर दूंगा। 2 सुविधा में क्या आएगा, एक रिवर्स रेपो आएगा, मतलब रेपो अभी हम लोग देखे थे उसी का उल्टा रिवर्स रेपो। और दूसरी ये सुविधा बता रहे हैं कि आपको एसडीएफ की सुविधा दे देंगे। एसडीएफ की सुविधा क्या होती है? कोई पुलिस सेवा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। एसडीएफ की सुविधा यहाँ क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात यहाँ पर कही जा रही है।
इसमें क्या होता है कि बैंक से जो आरबीआई है वो क्या करेगा, पैसा ले लेगा और उस पैसे का इंटरेस्ट भी बैंक को दे रहे होंगे। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। इससे पहले हम रेपो में क्या देखे थे कि कॉमर्शियल बैंक को जरूरत थी, वो आरबीआई से पैसे लेते थे और रेपो रेट पे उनको ब्याज देते थे। अब यहां पर क्या होगा, ये अपना ज्यादा पैसा आरबीआई को दे देंगे और आरबीआई से ये इंटरेस्ट पाएंगे। उस इंटरेस्ट को क्या बोला जाएगा, रिवर्स रेपो बोला जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से एसडीएफ भी होता है कि ये क्या है, आज के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में आरबीआई अतिरिक्त लिक्विडिटी सोखने के लिए एसडीएफ का उपयोग करते हैं। अब यहां पर आपने दोनों को सेम तो देखा कि इसमें भी पैसा लेके इंटरेस्ट देने की बात है, इसमें भी पैसा लेके इंटरेस्ट देने की बात है, तो फिर अंतर क्या है, इसमें दो टर्म हम लोग क्यों रखे हैं। यहां पर बेसिक अंतर यहीं पे आता है कि इसमें जो है, किसमें, एसडीएफ में क्या है, सिक्योरिटी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी दादा का समय था इससे पहले, तो दादा ने क्या कहा, भाई मैं पैसा दूंगा, शॉर्ट टर्म लोन तो दे ही रहा हूं, उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कुछ सामान गिरवी भी रखना पड़ेगा। ये दादा की कंडीशन थी, क्योंकि दादा उसमें प्रभुत्व वाले थे। अब पैसा मेरे पास आ गया, अब मैं कहूंगा कि वही चीज मैं भी तो रिवर्स करूंगा ना, कि इंटरेस्ट तो मैं भी लूंगा। ठीक है, आप दादा, मैं आपसे कम इंटरेस्ट ले लूंगा, कोई बात नहीं, पर गिरवी तो आपको भी रखना पड़ेगा। तो जब गिरवी की बात आएगी, जब यहां पर कोलेटरल की बात आएगी, तो उस समय रिवर्स रेपो होगा। मतलब जब आरबीआई को पैसे के लिए बैंक को कोलेटरल देना होगा तो उसको रिवर्स रेपो बोलेंगे। पर अगर जो कोलेटरल फ्री बात हो जाएगी, ठीक है, आप बढ़िया है, हमारे आपके बीच में व्यवहार बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोलेटरल रहने देते हैं, खाली यहां पर आप मुझे इंटरेस्ट रेट दे दीजिएगा। अगर जो ऐसी बात होती है तो वहां पर हम क्या देखते हैं, एसडीएफ की व्यवस्था देखते हैं। किसकी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की व्यवस्था कहां देखी जा रही है, आरबीआई और बैंकों के बीच में देखी जा रही है। तो ये दो टर्म हम यहां पर समझ चुके हैं कि रेपो रेट कब होता है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कब होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर इस चीज का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, कि एसडीएफ में बोल देते हैं कि कोलेटरल चाहिए होता है। तो फिर वहां पे हम सोच लेंगे ना कि अगर जो एसडीएफ में कोलेटरल चाहिए वो भी वही काम कर रहा है, और रिवर्स रेपो में भी कोलेटरल चाहिए वो भी वही काम कर रहा है, तो एक ही काम के लिए दो टर्म क्यों यूज किए जा रहा है, वो भी अलग अलग। समझना है ना कि कुछ ना कुछ तो वहां पे डिफरेंस होगा ही। तो जो रेपो का उल्टा ही रिवर्स है, तो मतलब अगर जिसमें कोलेटरल चाहिए था तो इसमें कोलेटरल भी चाहिए। मतलब रेपो में अगर जो कोलेटरल चाहिए था तो रिवर्स रेपो में भी कोलेटरल चाहिए। इसका मतलब एसडीएफ में कोलेटरल नहीं चाहिए, कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता यहां पर नहीं होती। इस बात को हम यहां ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात आती है कि अभी तक हम शॉर्ट टर्म की बात कर, जैसे हम लोग रेपो की बात की, वहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म को एम्फेसाइज किए थे कि हाँ शॉर्ट टर्म ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए इनको दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता है, ज्यादा समय तक पैसे की आवश्यकता है, कि मतलब हम 7, 14 इत्यादि दिन में ना देखें, हम थोड़ा लंबे समय के लिए आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उस स्थिति में भी बैंक पैसा देंगे, दादा पैसा देंगे, पर किस रूप में, बैंक रेट के रूप में वो पैसा देंगे। अब मान लीजिए रातों रात पैसे की जरूरत पड़ जाए, जैसी आपातकालीन स्थिति में रातों रात अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ जाए, उस समय भी दादा के पास व्यवस्था है। मतलब दादा के पास पूरी व्यवस्था, जो आरबीआई है, मिसाल के रूप में मैं दादा और नॉर्मल टर्म से संबोधित कर रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आरबीआई जो है उसके पास इसके लिए भी व्यवस्था है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की व्यवस्था है। इसमें क्या है, अगर जो रातों रात पैसे चाहिए, 24 घंटे के लिए पैसे चाहिए, तो दे देते हैं, पर इसका रेट ज्यादा होता है। यहां पर हम तीन चीजों में कनेक्शन देखेंगे। इसमें किसमें, एमएसएफ की अगर जो हम बात कर लें, फिर हम अगर जो रेपो की बात कर लें, और हम लोग रिवर्स रेपो की बात कर लें, तो एक मिनट, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो होता है, एमएसएफ ज्यादा होगा किससे, रेपो से, और रेपो ज्यादा होगा रिवर्स रेपो से। और इसमें कितना कितना, तो लगभग 25 बेसिस पॉइंट का इसमें अंतर आता है। 25 बेसिस पॉइंट का अंतर आता है, मतलब जो रेपो होगा इससे 25 बेस पॉइंट रिवर्स रेपो कम होगा, इससे जो एमएसएफ होगा वो 25 बेस पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। कभी कभी इस पे भी प्रश्न पूछ लेता है कि किसमें बेसिस पॉइंट ज्यादा और कम होते हैं, तो हमको याद रखना, ऐसे समझ सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। ये सामान्य व्यवस्था क्या है, रेपो रेट, तो रेपो रेट के कंपेरिजन में समझ लेंगे। अब अगर जो हम दादा को पैसे दे रहे हैं, अपने से बड़ों को पैसे दे रहे हैं, समझने के लिए मिसाल तौर पर, तो उसमें जाहिर सी बात है हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा कैसे लगा सकते हैं। वहां पर फिर एक ये भी भाव रहेगा ना कि हाँ काम चलाऊं वाला, तो क्या होगा कि रिवर्स रेपो रेपो से कम लगेगा। तो रिवर्स रेपो क्या होगा, रेपो मान लीजिए अगर जो 1% है, तो ये कितना आएगा आपका 75.75 आ जाएगा, मतलब 25 बेस पॉइंट कम होगा। और अगर जो आपातकाल की कोई नीड होगी, तो आप देखिए, अगर जो आप अस्पताल में भी दिखाएं जाए, वहां पर इमरजेंसी जो शुल्क होता है, इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं, वो महंगी होती हैं। तो यहां पर हम लोग एमएसएफ को क्या देख रहे हैं, ये भी एक इमरजेंसी के ही तौर पर है। ये 25 बेस पॉइंट ज्यादा होगा किससे, रेपो से। तो इस चीज को हम यहां पर ध्यान में रखेंगे।
फिर ये हम आरबीआई की बात कर ही चुके हैं, यहां पर हमने एवरीडे कंट्रोल की। अगर जो रोजमर्रा के नियंत्रण देखते हैं तो हम वहां पर रेपो रेट की बात करते हैं और स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करते हैं, एसडीएफ की बात करते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस में हम मार्केट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं और बैंक रेट की बात कर रहे होते हैं। साथ ही ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं कि जो रिपो रेट को निर्धारित करते हैं, तो इनका निर्धारित की हुई चीजें, मतलब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है इफेक्ट किसको करेगी, तो जाहिर सी बात है ये लोगों को ही इफेक्ट करेगी। लोगों की किस कार्य को इफेक्ट करेगी, तो जैसे किसी को होम लोन ईएमआई वगैरह देना है, या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या किसी को एवरीडे ग्रोसरी मतलब रोजमर्रा की चीजें करनी है, तो ये किससे बैलेंस होंगी। तो ये आरबीआई के जो बैलेंस एक्ट है, मतलब जो आरबीआई का ये मॉनेटरी पॉलिसी है, यही ये सारे वैल्यूज को कि कितना पैसा आपके जेब में है, कितना पैसा आप कहां खर्च करेंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, किस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है आरबीआई। इससे जुड़े आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के जय हिंद सभी को।